अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज एपिसोड 42। रिसेंट एपिसोड में आप लोगों ने जिस कदर प्यार का इजहार किया है कमेंट सेक्शन में, वो सब देखकर मैं अपने तासुरात बता नहीं सकता, मगर मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इट हेल्प्स नॉट माइंड बट आवर चैनल टू ग्रो। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप रॉकिंग। एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज है जो मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अपनी नमाज को तरजीह दीजिए, अपने दीन को तरजीह दीजिए, क्योंकि जब तक आपके जिस्म में सांस है, जब तक आपके अंदर सेहत है, आप इसकी कदर कर लें, क्योंकि जिस लम्हे में आपके जिस्म से रूह निकल जाती है तब तौबा की गुंजाइश भी ख़त्म हो जाती है, और आखिरत में जो आपके साथ जाते हैं वो आपके नेक अमाल जाते हैं, और जिस किस्म के भी अमाल आप दुनिया में अंजाम देते हैं उन्हीं से लोग आपको याद रखते हैं। तो अगर आपको लोग अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं तो ये भी एक सदका जारी है। अच्छा इंसान बनिए, बेहतर मुसलमान बनिए, और बस नेक और अच्छे अमाल कीजिए, और ख़ास करके अपनी नमाज़ों को बाकायदा कायम कीजिए। जिन कहानियों में बहुत सी वैरायटी सुनने को मिलती है, जिन, चुड़ैल, परी, देव, बोने, आप सॉरी, मगर जब बात बोनों की आती है तो बोने एक अलग ही सब कैटेगरी में शुमार होते हैं। हमने बचपन से ही बोनों के मुतालिक अलग अलग किस्से कहानियाँ सुन रखी है कि ये छोटे कद काट की मखलूक है, ज़मीन में रहती हैं और शाजिर व नाजिर कभी किसी को दिखाई दी है। एक अदद किस्सा हमने हमारे इस चैनल पर भी नशर किया था। हमारी आज की जो कहानी है वो बहुत ही मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें सिर्फ बोनों का नहीं बल्कि ऊंचे कद के बोनों का जिक्र है। इंटरेस्टिंग राइट? काफ़ी हैरान कुन, अजीब और खौफनाक कहानी है ये, वो भी ऊंचे कद के बोनों के मुतालिक। कुछ अफराद जो कैंपिंग करने गए थे और वहाँ पर कैंपिंग के दौरान जब इन्होंने अपना टेंट लगाया हुआ था, उस दौरान इनके साथ इस तरह का एक सिलसिला पेश आया जिसमें इन्होंने बकौल उनके ऊंचे कद के बोने उस सारे सिलसिले में उनकी कहानी में शामिल है। अब ये क्या है ऊंचे बोने, क्या सिलसिला इनसे जुड़ा है, क्या नहीं, आइए जानते हैं। ये बात अक्टूबर की है जब मैं और मेरे चंद दोस्त कैंपिंग के लिए पीर चनासी गए थे। काफ़ी लंबी हाइक करने के बाद थके हारे बदन के साथ कैंप हमने लगाया और आराम करने के लिए सब अपनी अपनी स्लीपिंग बैग्स में लेट गए। थोड़ी ही देर बाद अंधेरा हो गया और ठंड में मज़ीद इजाफा हो रहा था, मगर ठंड के साथ वो लम्हा बेहद खूबसूरत था। कैंप के वेंटिलेटर से हल्की हल्की ठंडी हवा अंदर आकर सुकून भी दे रही थी, और बाहर से आती हवा की आवाज़ सुनकर कान लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तकरीबन 11 बजे उठकर हमने रेडीमेड मील्स के साथ कॉफ़ी बनाई और थोड़ी देर के लिए बाहर का नज़ारा करने के लिए कैंप से बाहर तशरीफ़ ले आए। बादलों के बीच खुले आसमान के नीचे टिमटिमाते तारे देखकर आंखें नहीं भर रही थीं, मगर ठंड की बायस हमें वापस कैंप में जाना ही था। तकरीबन घंटा दो बातें करने के बाद हम सभी सोने के लिए लेट गए। जब मैं सोने के लिए लेट गया और मेरी आंख लग गई तो उस रात मुझे एक अजीबोगरीब ख्वाब आया। उस ख्वाब में मैं देखता हूँ कि चंद बौने हैं जो हमारे कैंप से थोड़ा फासले पर खड़े होकर हमें देख रहे हैं, मगर ताजुब की बात तो ये थी कि वो ऊंचे कद के बौने थे। मेरे देखते ही देखते उन्हीं बौनों ने ज़मीन में खुदाई करना शुरू कर दी। उस खुदाई की आवाज़ से मुझे वहशत हो रही थी और मेरा बस नहीं चल रहा था कि वो आवाज़ कैसे तैसे बंद हो जाए। खुदाई करने के बाद चंद बौने हमारे कैंप की तरफ आने लगे। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और ख्वाब में मैंने जी जान से दोस्तों को उठाना चाहा, मगर ना मैं हिल पा रहा था और ना ही कुछ कह पा रहा था। बेहद कोशिश के बाद और दुआ पढ़ने के साथ ही मेरी आंख खुल गई, और आंख खुलते ही मुझे कैंप से बाहर फ़ौरन एक साया गायब होता दिखाई दिया। मेरे माथे पर ठंड के बावजूद पसीना आ गया था और धड़कन भी तेज़ थी। मैंने स्लीपिंग बैग खोला और उठकर बैठकर गहरी सांसें ली।
खैर दुआएं पढ़ने के बाद मैंने दोबारा सोने की कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून नींद आई। सुबह जब आँख खुली तो मैंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि बस ये मेरा एक डोना ख्वाब था तवील सफ़र की वजह से, और कुछ नहीं। नाश्ता वगैरह करने के बाद कैंप को पैक करना शुरू किया और सफ़र का आगाज़ किया तो रास्ते में एक दोस्त ने अपने ख्वाब के मुतालिक जिक्र किया जो उसको रात में आया था। उसने अपने ख्वाब के मुतालिक उन्हीं बौनों का जिक्र किया जो मेरे ख्वाब में आए थे, यानी ऊंचे कद के बौने। मगर फ़र्क ये था कि उसके ख्वाब में बौने हमारे कैंप में मौजूद हमारे सरों पर बैठे हमें देख रहे थे। एक ऐसा इत्तेफाक जो कि सिर्फ मेरे नहीं मेरे दोस्त के साथ भी हुआ, और ख्वाब के अलावा वो साया जो मैंने उठते ही कैंप की चादर से गायब होते देखा, ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अक्सर लोग नया घर तामीर करवाते हैं मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें वहाँ पर रहना नसीब नहीं होता। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं या शायद एक दो वजह हो, मगर मुझे उनमें से एक भी नहीं पता। ये कहानी एक लड़की से जुड़ी है जिनके मकान के साथ एक नया मकान काफ़ी अरसे से तामीर हो रहा था, मगर वो कभी अपने मुकम्मल मराहिल पर पहुंच नहीं सका क्योंकि जो उस घर को तामीर करवाने वाले थे वो उस पर कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से जो घर की कंस्ट्रक्शन थी वो बीच में रोक दी गई थी। फिर काफ़ी अरसे के बाद जब उस घर के ऊपर दोबारा तवज्जो दी गई, उसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू करवाई गई, तो तब तक मामलात जो थे वो पुरस्सरार हो चुके थे, खासकर रात के औकात में। अब क्या सिलसिले थे जो रात के औकात में पुरस्सरार हो जाया करते थे, जो बाकायदा उस लड़की ने अपनी कमरे की खिड़की से देखा है, उसे महसूस किया है, सुना है। तो आइए जानते हैं। हमारे साथ वाले घर की तामीर चल रही थी। काफ़ी अरसा हो गया था उस घर का ढांचा बने हुए, मगर मालिक मकान मुल्क से बाहर रहते थे, इसलिए घर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सके। बहरहाल जब उनका बेटा पाकिस्तान आया तो घर की तामीर दोबारा शुरू कर दी गई। मुझे याद है मैं कॉलेज से घर आती थी तो मज़दूर काम कर रहे होते थे। शाम हो जाती थी और आहिस्ता आहिस्ता मज़दूर चले जाया करते थे। मगरिब के बाद कुछ अदद मज़दूर रुककर बाकी का काम मुकम्मल किया करते थे, और ये सब मेरे कमरे की खिड़की से नीचे का मंजर दिखाई देता था। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि एक रात साथ वाले घर से हथौड़ा मारने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ में ना तो ज़्यादा शिद्दत थी और ना ही कमी, जैसे कोई बिला वजह हथौड़ा मारा हो दीवार पर। मैंने उठकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर आवाज़ बाकायदा आ रही थी और उसकी वजह से मैं सो नहीं सक रही थी। खैर मैंने पर्दे मुकम्मल आगे कर दिए और दोबारा लेट गई। अगला दिन ऐसे ही मामूल के मुताबिक गुजरा और रात को फिर मेरी आंख उसी हथौड़े के शोर की वजह से खुल गई। मैं तंग पड़ रही थी इस सिलसिले से क्योंकि इसकी वजह से मेरी नींद टूट जाया करती थी। मैं उठी और उठकर भाई को बताया कि साथ वाले घर में कोई रात को मज़दूर हथौड़ा चलाता है, लिहाजा आप बात करें। अगले दिन भाई ने उन मज़दूरों से बात की तो बकौल उन मज़दूरों के रात के पहर कोई भी मज़दूर यहाँ नहीं रुकता, सभी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। अलबत्ता मज़दूरों ने इस बात की शिकायत की कि इस घर में अजीबोगरीब सिलसिले होते रहते हैं। जब ये काम किया करते हैं इनके आलात गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह से बरामद होते हैं। अक्सर एक मज़दूर जो किसी कमरे में दिखाई देता है काम करते हुए, दूसरी जगह जाओ तो वो वहीं पर होता है, तो फिर जिसको पहले देखा जाता है वो कौन है? भाई ने जब ये सब मुझे बताया तो मैं सुनकर हैरान हो गई मगर घबराई नहीं। चुनाचे उसी रात की बात है जब मुझे उस घर की जानिब से दोबारा आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरे कमरे की लाइट्स पहले से ऑफ थीं, लिहाजा मैंने पर्दा हटाकर देखा तो सामने एक मज़दूर नुमा शख्स बालकनी के दीवार के किनारे बैठकर बिलावजह हथौड़ा चला रहा था। मैंने फ़ोन निकालकर उसकी वीडियो बनाना चाही भाई को दिखाने के लिए, मगर जूं ही मैंने फ़ोन की वीडियो स्क्रीन ऑन की तो फ़ोन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने आंख उठाकर देखा तो वो मज़दूर नुमा शख्स
मेरी ही तरफ देख रहा था, जबकि मेरे कमरे की लाइट्स ऑफ थीं और बाहर से किसी का यूं मुतवज्जो होकर देखना कोई आम बात नहीं थी। मैं फ़ौरन खिड़की से पीछे हट गई और भाई के पास चली गई। फिर जब तक वो घर मुकम्मल तामीर नहीं हो गया, मैंने दोबारा कभी अपनी खिड़की के पास से उस घर की तरफ नहीं झांका। अगर आवाज़ आती भी थी तो मैं हमेशा नज़रअंदाज करती थी। आज की हमारी तीसरी कहानी एपिसोड 42 की मेरी फेवरेट कहानी है। ये उन नौजवानों से रिलेटेड है जो रात के वक्त घरों से बाहर निकलते तो हैं, मगर उनमें अलग अलग एडवेंचर्स करने का जो शौक है उनके सरों पर सवार रहता है। मगर अक्सर कुछ मामलात में लेने के देने भी पड़ जाते हैं। मगर समटाइम्स इंसान को ऐसे एडवेंचर्स को तरजीह देने के बजाय सब्र कर लेना चाहिए और अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। ऐसे ही रात के पहर दो नौजवान अपने घरों से निकले चाय पीने के लिए गांव से शहर तक के सफ़र में। चाय तो उन्होंने पी ली, मगर वापसी पर जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया वो रास्ता उनके लिए 50 रुपए की चाय के कप से ज़्यादा महंगा पड़ गया। अब ये कौन सा रास्ता था, क्यों इन्होंने इख्तियार किया और इसके साथ क्या जो सिलसिले इनके साथ पेश आए, सुनते हैं एक सबक आमोज़ कहानी। 2017 में जब हमारी यूनिवर्सिटी का पहला सेमेस्टर चल रहा था, मैं और मेरा दोस्त रात को अक्सर बाहर निकल जाया करते थे। मेरे दोस्त को सिगरेट पीने की बुरी आदत थी, जिसकी वजह से वो मुझे साथ ले जाया करता था, बजाय इसके कि वो रात में अकेले निकल जाता। एक रात जब सर्दियां शुरू हो रही थी, हवा ठंडी हुआ करती थी, तो हम हाफ स्लीव्स में ही रात को 1 बजे निकल गए। वापसी पर थोड़ी धुंध होना शुरू हो गई थी, मगर ज़्यादा तेज़ नहीं। तो हमने अपनी अपनी चाय मुकम्मल करने के बाद वापसी कर ली। हमारे गांव में दाखिल होने के लिए एक पुल को क्रॉस करना पड़ता है और उसके ख़त्म होते साथ ही एक पहला मोड़ आता है और फिर दूसरा मोड़। दूसरे मोड़ से उल्टे हाथ हमारे गांव की सड़क है और सीधे हाथ तकरीबन 20 फीट नीचे ज़मीनें हैं, मगर सीधी जानिब एक कच्चा रास्ता है जिस पर शायद ही मैंने कभी किसी को जाते देखा हो या उसके मुतालिक सुना हो। तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो आज थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ क्या है। मैंने दोस्त को बहुत रोका कि मुझे उतार दो, तुम बेशक भले अकेले चले जाओ, वीरान कच्चा रास्ता है, मालूम भी नहीं आगे क्या हो सकता है। खैर, दोस्त की बहुत जिद करने के बाद हम उस रास्ते पर चल ही पड़े। वो कच्चा रास्ता इस कदर खामोश था कि हमारी बाइक की आवाज़ बहुत गूंज रही थी आसपास। थोड़ी ही आगे मेरी नज़र पड़ी तो एक कटा हुआ दरख्त कच्ची सड़क के किनारे नज़र आ रहा था और उसके पीछे एक छोटा सा खस्ताहाल मकान था। यह देखकर मैं भी खौफज़दा हो गया और दोस्त भी, क्योंकि अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी उस जगह से। उस मकान से गुजरते हुए हमने सोचा कि अब वापसी ही कर लेनी बेहतर है, लिहाजा हमें मुड़ जाना चाहिए। दोस्त ने बाइक रोककर पिछली जानिब मोड़ी, बाइक चलाई और देखा कि वो कटा हुआ दरख्त जो मालूम हो रहा था सड़क के किनारे, अब थोड़ा सड़क के करीब है, जबकि ऐसा नहीं था। हमने फ़ौरन उस जगह को क्रॉस किया, मगर दोस्त ने सोचा अब तो गांव की सड़क की तरफ मुंह है, पीछे मुड़कर देखें तो सही कि क्या सिलसिला है। जब पीछे मुड़कर देखा तो ना कोई दरख्त था और ना ही कोई मकान, मानो जैसे उस जगह पर कभी कुछ था ही नहीं। दोस्त ने ज़बरदस्त स्पीड से बाइक चलाई और गांव की सड़क पर डालते ही उसने बाइक घर जाकर ही बंद की, और वो भी बगैर कुछ बात किए, और पीछे मुड़े। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की और घर जाकर लेट गए। मगर आज भी हम उस सिलसिले का जिक्र करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि कैसा हो कि आपको अपने कमरे में या अपने कमरे से बाहर किसी के चलने की आवाज़ आए, या फिर अपने कमरे में किसी के कुछ खाने पीने की आवाज़ आए, और आप जानते हो कि आपके घर वालों में से कोई भी शख्स नहीं है, तो इस सूरत हाल पर आपके क्या तासुरात होंगे। आपकी खामोशी और दिल की धड़कन जो फ़िलहाल चल रही है, इस बात का जवाब है। ये कहानी भी एक ऐसे ही सिलसिले से जुड़ी है
जो काफ़ी अलग, दिलचस्प और रोंगटे खड़े जो काफ़ी अलग दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। कुछ नौजवान जो अपने दोस्त की शादी की तकरीब के सिलसिले में शिरकत करने के लिए उसके यहाँ गए, वहाँ पर उनको जिस घर का कमरा रहने के लिए दिया गया था, वहाँ पर रोज़ रात को उनके यहाँ सेब की टोकरी भिजवाई जाती थी। मगर वो सेब की टोकरी क्यों भिजवाई जाती थी, रात के पहर वो लोग क्या सुनते थे, क्या महसूस करते थे और क्या इस कहानी में उनके साथ सिलसिले पेश आए, तो आइए जानते हैं। मेरे दोस्त की शादी के लिए हम चारों दोस्तों को उसके गांव में शिरकत करने की दावत मौसूल हुई। उसका गांव बलूचिस्तान में वाक़या है और खूब धूमधाम से उसके कबीले की तरफ से तैयारियां चल रही थीं। हम निकाह से कबल 2 रोज़ पहले उसके यहाँ चले गए थे, क्योंकि दोस्त की शादी हो और ऐन मौके पर जाने का फ़ायदा नहीं होता। खैर, हम वहाँ पहुँचे, अपने दोस्त, उसके भाइयों और दीगर कबीले वालों से मुलाकात की और सभी ने हमारा बहुत उम्दा इस्तकबाल किया और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हमें जिस घर में रहने के लिए जगह मिली, उसकी खिड़कियों से बंजर इलाका और वसी पहाड़ नज़र आते थे और रात में ये मंजर और भी खूबसूरत हो जाया करता था। हमारी पहली रात थी उस घर के कमरे में, तो सोने से पहले एक मुलाजिम हमारे कमरे में सेब की टोकरी देकर चला गया। हमने एक एक सेब खा लिया, बाकी उस टोकरी में ही पड़े रहे। क्योंकि सफ़र तवील था तो हम सब सोने के लिए लेट गए। मेरी आदत है फजर की नमाज अदा करने की, तो मेरे मोबाइल पर अलार्म लगा हुआ था। खैर, मेरी आंख खुली, मगर मेरे अलार्म की वजह से नहीं। मैंने टाइम देखा तो अभी फजर में कुछ आधा घंटा बाकी था। मैंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की तो मुझे कमरे से कुछ अजीब आवाज़ आ रही थी। जब मैंने गौर किया तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेब खा रहा हो। मैंने आंख खोल कर देखा तो सभी सो रहे थे। खैर, फजर हुई, मैंने नमाज अदा की और फिर लेटकर सो गया। सुबह जब हम उठे तो जिस दोस्त की शादी थी उसके रिश्तेदारों ने हमें अपने इलाके की खूब सैर कराई और कुछ इलाकों में जाने से मना भी किया, क्योंकि वहाँ उनकी दुश्मनी चल रही थी। दिन ऐसे ही मसरूफ़ गुजर गया और रात को कमरे में जब गए तो मुलाजिम ने दस्तक दी और देखा तो उसके हाथ में फिर से सेब की टोकरी थी। हमने कहा, भाई कल ही तो देकर गए थे, तो वो भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं। मुलाजिम ने दरख्वास्त की कि नहीं, आप ये रखें, आप हमारे मेहमान हैं। जो टोकरी पहले से मौजूद थी, जब वो वापस लेकर गया तो सभी सेब खाए हुए थे। ये देखकर हम सब ने एक दूसरे से पूछा कि किसको इतनी भूख लगी थी, जो सारे सेब खा लिए। खैर, मजाक में बात को उड़ा दिया गया। उसी रूटीन के मुताबिक मेरी दोबारा फजर से पहले आंख खुली और मुझे सेब खाने की फिर से आवाज़ आई। मैंने फ़ौरन उठकर देखा कि कौन है जो आधी रात को सेब खा रहा है, तो सभी अपने अपने बिस्तरों पर सो रहे थे और आवाज़ मेरे उठते ही फ़ौरन बंद हो गई। अब मामला मुझे अजीब लग रहा था। टोकरी दूसरे दोस्त की चारपाई के साथ थी, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी देखने की। लिहाजा जो मुझे शक हुआ उसकी बिना पर मैंने अगली रात को जब मुलाजिम सेब की टोकरी रखने आया तो मैंने कुछ देर बाद वो टोकरी कमरे के बाहर रख दी। उस रात को सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे तमाम दोस्तों को वक्फे वक्फे से सेब खाने की आवाज़ आ रही थी, मगर कौन खा रहा था ये मालूम नहीं था। सुबह को जब हमने अपने दोस्त से इस माजरे के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि जिस कमरे में तुम लोग रिहाइश पजीर हो, वहाँ एक जिन रहता है और उसको सेब खाना बेहद पसंद है। तो जब भी कोई मेहमान आए और उस कमरे में ठहरे तो हम सेब दिया करते हैं ताकि मेहमान परेशान मत हों। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हमने फ़ौरन अपना कमरा तब्दील करवा लिया। उसके बाद दोबारा ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला, ना कमरे में सेब की टोकरी आया करती थी।
उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। फी अमान अल्लाह।